अदब नाज़रीन, मैं हूँ सनम एजाज। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुद्दा सनम के साथ सैफे साबुन के ताउन से। और आज का प्रोग्राम का मुद्दा हम फॉलो अप ही कह सकते हैं, क्योंकि फॉलो अप में जम्मू कश्मीर एक अहम दोराहे पर, या यूँ कहीं जम्मू कश्मीर की सियासत एक अहम दोराहे पर खड़ी है। एक तरफ जो यहाँ की पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, उसके सामने स्टेटहुड की बहाली, सरकार, रोज़गार, तरक्की, अवामी मसाइल जैसे चैलेंज हैं, तो दूसरी तरफ 370 जम्मू कश्मीर के आइनी और सियासी हकूक़ का सवाल, और अब ये सब सियासी बहस का मरकज़ मौजू है। और एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टेटहुड की बहाली को इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट बता रही है, तो दूसरी तरफ आगा रूहुल्लाह का मौक़िफ़ है कि मसला कश्मीर सिर्फ सियासी हैसियत तक या रियासती हैसियत तक महदूद नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर की खसूसी आइनी हैसियत का सवाल भी बुनियादी अहमियत रखता है। तो सवाल है कि क्या ये सिर्फ पार्टी के अंदर इख्तिलाफ राय है, या नेशनल कॉन्फ्रेंस के सियासी फ्यूचर और नैरेटिव से मुतल्लिक एक बड़ी बहस है। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस इक़्तिदार में आने के बाद अपने इंतखाबी वादों पर उसी शिद्दत से कायम है? क्या आगा रूहुल्लाह पार्टी के पॉलिसी को चैलेंज कर रहे हैं, या पार्टी को उसके बुनियादी सियासी एजेंडे की याद दहानी कर रहे हैं? और सबसे अहम सवाल, क्या जम्मू कश्मीर के आवाम की तरजीहात जो हैं वो 370 हैं, स्टेटहुड है, रोज़गार है, मैशियत है, जॉब्स हैं, तरक्की है, या गवर्नेंस है? यही हमारा आज का मौजूद बहस। और हमारे साथ मौजूद हैं अहमद अयाज, डॉक्टर नूर जहांगीर साहब और मोहम्मद अमीन खान साहब। सबसे पहले इसी पे आज बात करते हैं, इसी पे हम हमारे जो पॉलिटिकल एनालिस्ट उनसे बात करते हैं। और आज के बुनियादी सवालात में, क्या आगा रूहुल्लाह के इख्तिलाफात को नेशनल कॉन्फ्रेंस का अंदर एक मामूल का इख्तिलाफ हम समझें, या किसी बड़े सियासी तजाद की ये अलामत है? क्योंकि कल आगा रूहुल्लाह ने कुछ कंडीशंस अप्लाई की थी, और उन कंडीशंस में वापसी की गुंजाइश कल तक निकलती थी, लेकिन रात देर गई जो उसने दूसरी कंडीशंस रखी, जो उसने कंडीशन रखी कि उमर अब्दुल्ला इस्तीफ़ा दे दे, वज़ीर आला छोड़ दे, पार्लियामेंट जाए वगैरह। तो ये सारी चीज़ें, क्या उमर अब्दुल्ला कुर्सी छोड़ेगा? कंडीशंस ये इतनी टफ है। आगा रूहुल्लाह आगे का रास्ता तयन कर चुका है। डॉक्टर नूर जहांगीर मेरे साथ मौजूद हैं, उसके साथ साथ अमीन खान साहब मुझे ज्वाइन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जहांगीर साहब, जम्मू कश्मीर की सियासत एक नए महाज पे, माजी में हमने बहुत सा देखा है। आगा रूहुल्लाह पे कल भी हमने बहस की थी। आगा रूहुल्लाह के हवाले से क्या हम ये आगा रूहुल्लाह जो इस वक्त कन्फ्रंट्रेशन कर चुके हैं या कर रहे हैं, इसमें हम देखें ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर किसी बड़े सियासी तजाद की अलामत है, या बस कुछ दिन की इस बुखार है और आने वाले वक्त में सब ठीक होगा? सनम साहब, मुझे हैरत भी हो रही है और अफसोस भी हो रहा है जी, कि वो अपने कई बयानातों में बोल रहे थे कि मैं तो पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ने को तैयार ही नहीं था। असेंबली इलेक्शनों में, यूटी के जो इलेक्शन हुए थे उसमें वो स्टार कैंपेनर थे। तब तक सब कुछ उनको अच्छा लग रहा था। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब वालिद की तरह थे, उमर अब्दुल्ला साहब एक सीनियर कुलीग की तरह या कुलीग की तरह थे। ये देखिए, इख्तलाफात अपनी जगह है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि पार्टी से बढ़ के कुछ नहीं है, चाहे वो कितनी भी छोटी पार्टी हो या कितनी भी बड़ी पार्टी हो। और एक एमपी चीफ मिनिस्टर को ये नहीं कह सकता है कि आप रिजाइन करके पार्लियामेंट आ जाइए। ये उनका प्रेरोगेटिव है कि उन्होंने किसको मैंडेट दिया है और क्यों दिया है और किस लिए दिया है। तो जो भी हमारे मेंबरान हैं, पार्लियामेंट्री मेंबरान हैं, वो लड़ाई लड़ेंगे जो आगा साहब भी लड़ रहे थे और है, और वो भी लड़ेंगे। उसके लिए चीफ मिनिस्टरशिप छोड़ के पार्लियामेंट, लोकसभा में वो क्या कर लेंगे उमर साहब, जो आगा रूहुल्लाह साहब नहीं कर पाते हैं, या कोई और एमपी जो है वो नहीं कर पाते हैं। आई फेल टू अंडरस्टैंड, इज ही कंफ्यूज्ड और इज ही ट्राइंग टू पुट अ नैरेटिव बाय somebody has brainwashed him and he thinks that he has a political future। एक एमपी का इलेक्शन उन्होंने जीता, और हम ये मान के चलते हैं कि उनका काफी कंट्रीब्यूशन रहा है असेंबली इलेक्शंस में लोगों को जेके जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ मदऊ करने का। लेकिन nobody is bigger than a party। अगर मैं भी कल को अपनी कंपनी में अपने बॉस को बोलूं कि आप रिजाइन करिए और आप सेल्स वाले बन जाइए और मार्केट में चले जाइए, तब आपको पता चलेगा, तो वो यही पूछेंगे कि मैंने फिर आपको हायर क्यों किया है।
تو آج اگر وہ، میں تو یہ مانتا ہوں کہ فاروق صاحب اور عمر صاحب کافی پیشنس دکھا رہے ہیں. اب ان کی بھی کچھ مجبوریاں ہوں گی، میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کی مجبوری نہیں ہوں گی، ان کی بھی مجبوریاں ہوں گی، لیکن ایم پی کہہ رہے ہیں چیف منسٹر کو کیا پارٹی میں واپس آنے کا. سر ہم نے بہت بڑے بڑے لیڈر دیکھے ہیں. غلام نبی آزاد صاحب کانگریس چھوڑ کے چلے گئے. ذاکر صاحب ایک بہت بڑا سوال ہے. نیشنل کانفرنس کے آغا رولا جو ہے یہ وہ سوال اٹھا رہے ہیں جو نیشنل کانفرنس کے اندر بہت سے لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ بات کرنی چاہیے، لیکن چونکہ ان کی مجبوریاں وہ کھل کے بات نہیں کر رہے ہیں، آغا رولا بات کر رہے ہیں، تو یہ وہ سوالات ہیں جن پہ نیشنل کانفرنس ہے. یہ سیاسی ایجنڈا جو ہے اسے سنم صاحب ایسی کیا مجبوری ہے جس کی وجہ سے پارٹی کے ممبران نہیں بول پاتے ہیں، اور ایسی کون سی مجبوری نہیں ہے جو روحلا صاحب بول رہے ہیں؟ کیا روحلا بول رہے ہیں کہ جو کشمیری عوام کو پتہ نہیں ہے؟ کیا آپ نے اور میں نے یا کہیں سارے مہمانوں نے بات نہیں کری ہے آپ کے چینل پہ کہ 370 پہ عمر صاحب بات کیوں نہیں کر رہے ہیں، صرف سٹیٹ ہوڈ پہ کیوں بات کر رہے ہیں؟ کیا روحلا صاحب کا پروگریس رپورٹ ہے جب سے وہ ممبران بنے ہیں انہوں نے کیا 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 ہے اپنے پارلیمنٹری کانسٹیٹوئنسی میں؟ یہ تو ان کو پہلے ہی پتا تھا کہ 370 بھی نہیں ہے اور سٹیٹ ہوڈ بھی نہیں ہے. کیا انہوں نے تب کنڈیشن رکھی تھی فاروق عبداللہ صاحب کو یا عمر صاحب کو میں تب الیکشن لڑوں گا جب آپ یہ لکھ کے دیں گے مجھے، یا آپ ہی ریزائن کر لیجئے، آپ اسمبلی کا الیکشن مت لڑیے، آپ ہی آئیے پارلیمنٹری الیکشن لڑنے؟ I think he is trying to gauge his political what you say as wealth asset, that میں کتنا پھیل سکتا ہوں. دیکھیے اکیلے تو وہ ویسے بھی کچھ نہیں کریں گے unless وہ کوئی اپنی نئی پارٹی فلوٹ کریں گے، اور then he will become another، چاہے وہ سچ ہوگا یا جھوٹ ہو، افواہ یہی ہوگی، وہ بی ٹیم بن جائیں گے. الطاف بخاری صاحب، سجاد لون، یہ اپنے غلام نبی آزاد صاحب، یہ جتنے بھی آئے ہیں پارٹیاں لے لے کے 25 ممبر، 500 ممبر، 1000 ممبر، پھر وہ بھی وہی بن جائیں گے. If he has to have a constructive thought, he can sit in and protest. He can go and talk. سب سے بڑی سیاست میں بات ہے جو میں سمجھتا ہوں، اگر آپ نے بات چیت ہی بند کر دی اپنے پارٹی کے ممبرانوں سے، اپنے پارٹی پریزیڈنٹ سے، تو پھر مسئلے کا حل نکلے گا کیسے؟ اور اس لڑائی میں جو یہ ڈفرنس آف اوپینین ہے ایم پی صاحب کا اور نیشنل کانفرنس کا، اس میں نیشنل کانفرنس میں بہت لوگ ہوں گے جو اس کا فائدہ اٹھائیں گے، ذاکر اور اپوزیشن بھی اٹھائے گی. ذاکر صاحب جب آپ نے کلش کی بات کی تو میں سمجھتا ہوں، میں پارلیمنٹ الیکشن جب کور کر رہا تھا مجھے تبھی معلوم ہو گیا تھا، اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کلیش آف جسے پرسنالٹی عمر عبداللہ اور آغا روحلا کا، میں اس ٹائم یہی سمجھا تھا، مجھے تبھی لگا تھا. اور شاید عمر عبداللہ بھی تب سمجھ رہے تھے پارلیمنٹ میں، کیونکہ اکثر جگہوں پہ آغا روحلا زندہ باد کے نعرے لگتے تھے، یہ عمر عبداللہ نہیں لگتے تھے. تو عمر عبداللہ کی باڈی لینگویج دیکھی تھی، وہ اس سے مطمئن نہیں تھے. لیکن میرے ساتھ امین خان صاحب ہیں، سیاست میں ہیں اور پولیٹکس میں نظر. امین صاحب، شخصیات کا اختلاف تو الگ، لیکن سب سے امپورٹنٹ سوال ہے، اگر آغا روحلا کوئی پارٹی بناتے ہو، بی ٹیم کا ٹیگ کیا اے ٹیم کا ٹیگ لگ سکتا ہے. اور پھر بہت سے لوگ کشمیری جو ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ڈس امپاور کرنے کے لیے، پاور سینٹر چینج کرنے کے لیے نئی دلی پارٹیاں یہاں بناتی ہے، اور پھر آغا روحلا پہ بھی ایک ٹیگ کہ دلی کی کریشن ہے، اور دلی کی جب کریشن آ جاتی ہے تو لوگ تھوڑا سا دور بھی رہتے ہیں. اس سب کے بیچ میں ہمارے پاس جو ذرائع کہتے ہیں کہ آغا روحلا کسی نیشنل کانفرنس کو چھوڑ کے کسی اور پارٹی میں رہے، بہت سے لوگ بتا رہے ہیں، ذرائع نہیں، بہت سے لوگ بتا رہے ہیں یہ کسی اور میں. پچھلے دنوں خبر آئی تھی کہ یہ پی ڈی پی جوائن کر رہے ہیں، اور اس کی محبوبہ مفتی کے ساتھ ایک میٹنگ بھی ہوئی تھی. اس کے بعد خبر آئی کہ کانگریس میں جوائن کر رہے ہیں، اور کانگریس کی بھی کچھ لیڈرشپ سے. پھر خبریں یہ آ رہی کہ نہیں، یہ نیشنل کانفرنس کے اندر ہی یہ جو پولیٹیکل انالسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نیشنل کانفرنس کے اندر رہ کر ہی کچھ نیشنل کانفرنس کے اندر ہی نیشنل کانفرنس بنا سکتے ہیں. اور جس طرح بی جے پی یا باقی کچھ لوگ بھی بتا رہے ہیں کہ بھائی ہو سکتا ہے وہ لوگ یہ لوگ کیا ایسا بھی آغا روحلا یہ اسی ڈائریکشن پہ کامیاب ہو سکتے ہیں؟ میں وہ تو نہیں کہوں کیا کریں گے، لیکن کیا واقعی میں یہ سیاست جو ان کی ہے صحیح ڈگر پہ ہے؟ میں ساتھ احترام کے ساتھ کہتا ہوں جو انالیسس اس نے کیا ہے
یا جو اس نے کہا کہ تھوڑا اس برعکس بات یہ ہے کہ اگر پارٹی کیوں چھوڑ رہے ہیں، کیا بنیادیں بن رہی ہیں. دراصل جو عام لوگوں کا تجزیہ ہے، ان عام لوگوں کے تجزیہ کے مطابق جن چیزوں کا وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم یہ چیزیں کر لیں گے، 35A کے لیے لڑیں گے، 37 کے لیے لڑیں گے، ہم 370 کے لیے لڑیں گے، سٹیٹ ہوڈ کے لیے لڑیں گے، تو آغا روح اللہ نے جہاں تک اسے چلا کہ اس نے یہ آواز ملک کے سب سے بڑے ایوان میں اٹھائی، لیکن اس سے یہی میرے خیال میں لگا کہ پیچھے جو اس کے حامی تھے، پیچھے جو اس کی پارٹی تھی، وہ اس مدعے سے کہیں نہ کہیں بھاگ رہی تھی، کیونکہ پارٹی کی لیڈرشپ جو کشمیر میں ہے وہ سٹیٹ ہوڈ پر بات کر رہی ہے، اور آغا روح اللہ پارلیمنٹ میں چلا رہے ہیں کہ 370 اور 35A کی بات کر رہا ہے. یہاں تک سوال ہے کہ یہ بات آج ہی کی نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بڑگاؤں میں بائی الیکشن ہوئے تو وہاں بھی ڈیفیکشن ظاہر سی بات نظر آ رہا تھا. اسی طرح جو عمر صاحب اور آغا روح اللہ کے درمیان دوریاں تھی وہ تو ان 5-6 مہینوں میں اور زیادہ بڑھ گئی. اب جو اس کا آج جو انہوں نے شرط رکھی، ہم شرط ہی کہیں گے، انہوں نے کہا کہ سجیشن، لیکن سجیشن میرے خیال میں نہیں ہے، یہ شرائط ہیں. یہ شرائط وہ ہیں کہ یہ شرائط مشکل سے کیا، یہ تو نہیں ہے کہ چیف منسٹر چھوڑی جائے اور پھر ان چیزوں پہ بات کی جائے. دراصل ایک خلا پیدا ہو رہی ہے پارٹی کے اندر. رہا سوال اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو کشمیر کے لوگوں کا، جوانوں کا، نوجوانوں کے روزگاروں کا، احساسات کا مسئلہ ہے. وہاں پہ ایک کھلی بات ہے کہ جو یہاں کا پاور سینٹر ہے وہ پاور سینٹر ڈیوائیڈ ہو رہا ہے. ساؤتھ میں ایک پارٹی، نارتھ میں ایک پارٹی، سینٹر میں ایک پارٹی، مان لیجئے نیشنل کانفرنس، پیپلز کانفرنس، اپنی پارٹی PDP، اور دوسری تیسری پارٹیاں ہیں جو. تو سر اس ٹنل کے اس پار جو جموں ڈویژن ہے، جموں ڈویژن میں دو ہی ہے، یا تو PDP، معاف کریں، یا تو BJP ہے یا تو کانگریس ہے. وہاں جو پاور سینٹر ہے، پاور کا مرکز جو ہے وہ ایک ہی طرف ہے، اور جو دو پارٹیوں کی طرف ہے وہ تو مرکزی لیول کی پارٹی ہے، وہ نیشنل لیول کی پارٹیاں ہیں. بدقسمتی ہمارے لیے پہلے یہ ہے کہ ہمارا جو جمہوری نظام کے اندر جو پاور ہے وہ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے. اور اب رہا مسئلہ کہ آغا روح اللہ صاحب کہاں کی طرف جائے. یہ ایک ویژنری لیڈر ہیں، اس کے پاس ایک ویژن ہے، پارلیمنٹ میں رہے ہیں، اس نے طے کیا ہوگا کہ میں کہاں کی طرف جاؤں، کیونکہ اس کو اپنے سیاسی کیریئر کا بھی سوچنا ہے کہ میرا سیاسی کیریئر کہاں محفوظ ہے. اور ایسے ٹاورنگ لیڈر جو ہے وہ کسی کے سلیبس کے اندر کام نہیں کریں گے کہ یہ کسی پارٹی کے اندر جائیں پھر کسی پارٹی پریزیڈنٹ کے تابع کام کریں. جب یہ عمر صاحب اور ڈاکٹر صاحب کام نہیں کرنا چاہے تو یہ میرے خیال میں کسی یہاں کی لوکل پارٹی کے، ریجنل پارٹی کے کسی بھی چیئرمین یا پریزیڈنٹ کے اندر اس کے تابع کام نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اس نے ایک اپنا نقشہ کھینچا ہوگا، اس نے ایک اپنا سلیبس بنایا ہوگا، اس سلیبس پہ یہ بات کریں گے. جہاں میرے دوست نے کہا، میں احترام کے ساتھ ان کا یہ کہوں کہ یہ بھی شاید کوئی B ٹیم بننا چاہتے ہیں، چاہے اس نے جہاں پہ سجاد غنی لون صاحب کی بات کی، الطاف بخاری صاحب کی بات کی. میں اپنے دوست کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں سب کی سب جو ٹیمیں ہیں وہ کہیں سے آشرواد پہ ہی چلتے ہیں، یہ چاہے جموں کشمیر نیشنل کانفرنس ہو، PDP ہو یا کوئی ہو. کیونکہ کسی نے دن دہاڑے سامنے والے دروازے سے داخل ہوتا ہے، کو رات گئے چوری چھپے پچھلے دروازے یا کھڑکی سے اس سینٹر پہ چلا جاتا ہے. مسئلہ رہا کہ جو یہاں کے لوگوں کے روزگار کی بات ہوئی، یہاں کے گیس سلنڈرز کی بات ہوئی، یہاں کے بجلی فیس کے معاف کرنے کی بات ہوئی، یہاں کے تعمیر گزر گئے، وہ کہیں دور دور تک اس کا نقشہ نہیں ہے. اور وہ بھی ایک بات ہوگی اس کے ذہن میں، اگر روح اللہ کے ذہن میں، کہ میں ایک مین کمپینر تھا اسمبلی الیکشن میں. اور میں آپ کو سنا میرا وثوق سے کہوں کہ جتنی تقاریر اس نے پارلیمنٹ میں کی اس سے نیشنل کانفرنس کا کافی کسی حد تک، بہت حد تک ووٹ بھی بڑھ گیا. اور اس ووٹ کے بڑھانے میں اس نے جو باتیں کی کہ روزگار ملے گا، بجلی فیس میٹر نہیں لگیں گے، آپ کو راشن اچھا ملے گا، تعمیر ترقی ہوگی. میں ایسی کوئی زمینی سطح پہ تعمیر ترقی نہیں ہے. اور یہ خود اپنے وعدوں کو جھوٹ اس وقت ثابت کر رہا ہے، کیونکہ جو اس نے مین کمپینر ہو کے بات کی، نیشنل کانفرنس کی وکالت کی، اپنی پارٹی کی وکالت کی، وہاں پہ یہ بالکل اس کی پارٹی، ہمارے یہاں پہ جو سرکار ہے، موجودہ سرکار جو عمر صاحب کی قیادت میں چل رہی ہے، یہ بری طرح ناکام ہوئے. اور اندر یہ جو خلیج بڑھ رہا ہے، یہ خلیج جو دوریاں بڑھ رہی ہیں، یہ دوریاں اس پارٹی کا نقصان ہی نہیں ہے بلکہ جموں کشمیر کے عوام کا بھی نقصان ہے. میں نور صاحب، ڈاکٹر ذاکر صاحب، یہ نیشنل کانفرنس کا نقصان کی اگر ہم بات کریں،
उमर अब्दुल्ला खुद अपनी नेशनल कॉन्फ्रेंस को डुबोने में गवर्नेंस के नाम पे अच्छा खासा रोल अदा कर रहे हैं। जिस तरह से उमर अब्दुल्ला सरकार चला रहे हैं, जिस तरह से उमर अब्दुल्ला जी हजूरी करें, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस जो एक तहरीक थी जम्मू कश्मीर की, वो डूबती जा रही है और बहुत जल्द आपके सामने नताजे। शायद मुझे अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग मुझे पीडीपी का टैग लगा दें या बीजेपी का आरएसएस का टैग लगा दें, लेकिन ज़मीनी हकीकत यही है। उमर साहब के आसपास जो चेले थे उनको क्या समझाएं, हकीकत यही है नेशनल कॉन्फ्रेंस। लेकिन उस पर ये सोने पे सुहागा नहीं कहूँगा, बल्कि तेज धार चल रहा है। आगा रूहुल्लाह की ये सारे जो भी इस टाइम उनका नैरेटिव चल रहा है, ये उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस को यूं कहें कि ताबूत में आखिरी कील ठोकने के काम कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत को समझ नहीं आ रहा है और वो खुल के इस पे अपना रिएक्ट नहीं कर रही है, इस पे कोई जवाब नहीं दे रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की वो पार्टी है जो नेशनल कांग्रेस हिंदुस्तान की है जी। इनका एक इतिहास रहा है और रूहुल्लाह साहब कदावर नेता है, शिया कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, ग्रेजुएट बिस्को स्कूल के पढ़े हुए हैं, 50 साल इंसान। उनको है वो क्या कर रहे हैं, लेकिन इतनी जल्दी नेशनल कॉन्फ्रेंस के ताबूत में कील नहीं लगेंगे। अभी बहुत कीलें बाकी है, क्योंकि दो चीजें हैं। एक तो जो खान साहब ने बोला कि भाई जो मसाइल है लोगों के जिनके लिए मैनिफेस्टो में वादे किए गए थे, वो तो हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं, हमने बहुत दफा बात करी है कि चीफ मिनिस्टर हैज फेल्ड एंड ही हैज बिकम ए टूथलेस चीफ मिनिस्टर, ही कांट स्पीक नाउ। अब ये कहना कि बुखारी साहब और सजाद लोन और बाकी लोगों के साथ उमर अब्दुल्ला या फारूक अब्दुल्ला को कंपेयर करना कि वो भी पिछली खिड़की से जाते हैं, ही इज ए इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर, the party is in a power, they are supposed to be meeting Modi and anybody else in the central government, that is not any crime. But जब बात आती है 370 की, ये रूहुल्लाह साहब अगर वो ग्रेजुएट भी है, लॉ ग्रेजुएट है या क्या है मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं सियासत का नहीं हूं, मैं किसी और कुछ और तालीम है मेरी, ये मुझे भी पता है और उनको भी पता है। जब तक पार्लियामेंट में 400 एमएलए एमपीज किसी के नहीं होंगे, 370 वापस कभी नहीं आएगा, अनलेस सुप्रीम कोर्ट फास्ट ट्रैक में डाल के बिना किसी नॉन बायस जज हो, चीफ जस्टिस हो, वो इस पे 3 जज बेंच बैठे और इसको फास्ट ट्रैक करके 1-2 साल में खत्म कर दे। अदरवाइज 370 कोई नहीं ला सकता। रूहुल्लाह साहब को पूछिए कि चलिए आप बोलते हैं 370 में लोकसभा में बात करेंगे जहां बीजेपी मेजॉरिटी में है, आपके पास प्लान ऑफ एक्शन है कि कब आएगा? क्या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 370 वापस देंगे जबकि उनका दाव लगा है 550 सीटों का 2029 में? लेट्स बी ऑनेस्ट, इट विल नॉट कम। लेकिन स्टेटहुड पे दबाव डाल के शायद आ सकता है, तो एक मरहला हल हो गया, एक मंजिल तय होगी। उसके बाद एक एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट वी कैन फाइल अ न्यू केस ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट एंड फाइट इट लीगली। लीगल बैटल, ये बैटल पॉलिटिकल बैटल अब रहा ही नहीं साहब। ये पार्लियामेंट ने बिल पास कर दिया, एप्लीकेशन हो गया, काम खत्म। आई वुड हैव अप्रिशिएटेड रूहुल्लाह साहब, हालांकि मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं, ना मेरी किसी पार्टी से वाबस्तगी है। रूहुल्लाह साहब अगर इस वक्त बोलते कि 370 के लिए हमें लड़ना है किसी भी हालत में, चाहे हमारी जान चली जाए, लेकिन तो हमने असेंबली इंतखाबात में वादे किए हैं लोगों को, गैस सिलेंडरों के, पढ़ाई के, रोजगार के, बिजली के, उसको तो काम कर लें हम। क्या रूहुल्लाह साहब को पता है टैक्स रिकवरी कितनी है जम्मू कश्मीर की? क्या उसमें फ्री सिलेंडर या बिजली दी जा सकती है? आपको तो जाना ही पड़ेगा दिल्ली भीख, उसके दिल्ली के बगैर कभी जेएंडके चला है फाइनेंशियल असिस्टेंस या पैकेज के तहत? ये टनल और टनल में इनॉग्रेशन करना, इससे हमारी रियासत या ये नहीं चल पाती है। हम लोग टैक्स देते नहीं है, हम आदत नहीं है जीएसटी पे करने की, हमें आदत नहीं, हम तो ज़कात में चोरी करते हैं, तो हम टैक्स कहां देंगे? और टैक्स के बगैर कैसे डेवलपमेंटल काम होगा? वो होगा जब सेंट्रल का पैकेज होगा, उसके लिए जाना पड़ेगा, हाथ फैलाने पड़ेंगे। अब वही नेगोशिएशन है, भाई आप पैसे ले लीजिए या तो आप असेंबली में जाके चीखिए स्टेटहुड और 370। अब आप बताओ क्या चाहिए? और आज की सूरत-ए-हाल ये है, ना पैसा मिल रहा है ना स्टेटहुड मिल रहा है। नहीं, उमर अब्दुल्ला तो ये जाकिर साहब न पैसा मिल रहा है, न पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रही है, न कुछ हो रही है, फिर भी उमर अब्दुल्ला जी हजूरी कर रहे हैं। यही तो चुभता है, यही तो परेशानी होती है। ठीक है, आप कुछ मिलता तो हम भी कहते चल भाई
तो चले, लेकिन उमर अब्दुल्ला को न कुछ मिलते हुए फिर भी वो सर झुकाए है, ये बहुत ही चुभता है। लेकिन मेरे साथ अमीन खान साहब है। अमीन खान साहब, मैं एक सवाल पे मेरे जहन में, और मैं बहुत से लोगों से भी कर चुका हूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर एक दड़ा है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। क्या आरुल्ला एक मजबूत, उस दड़े को और मजबूत तो नहीं कर रहे हैं, और वो दड़ा जो है, जिस तरह माजी में हमने देखा, कहीं तख्त का तख्ता ना कर दे नेशनल उमर अब्दुल्ला के तख्त का। आप समझ गए होंगे मेरे सवाल क्या मकसद है। मैं बराह रास्त कहूंगा, मैं आपको से ये कहूं कि दे आर वेटिंग फॉर एक्सपेंशन ऑफ दिस पोर्टफोलियोज। इसके लिए ये लोग वेट कर रहे हैं कि उसमें भी और नाराजगियां बढ़ जाएंगी। वो कहते हैं ना कि आगे खाई और पीछे, वही इस वक्त उमर साहब के सामने है कि एक्सपेंशन करें और लोग नाराज होंगे, तो और यहाँ पे दामन फैलाई है रूहुल्लाह साहब। और ये भी एक बात चल रही है कि शायद रूहुल्लाह साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर ही एक और नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाएंगे। इसमें कितने लोग आएंगे, कितने नहीं आएंगे, और मैं आपको वसूख से कहूं कि ये कोई बड़ी बात ना बन जाए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में एक अच्छी खासी तादाद है एसआरओ लीडर्स की, जिनके बाप दादा को मारा गया या मर गए तो उनकी बुनियाद पे वो आई। वहां भी ये बात चल रही है कि आप बताइए नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर मेरिट की बुनियाद पे कितने लोग हैं, एमएलए हैं, मिनिस्टर हैं, कितने लोग हैं। अंदर अंदर में वो भी एक खलीज बढ़ रहा है। तो कुल मिला के मैं आपको ये कहूं कि इस वक्त ये भी अवाम के सामने जो रूहुल्लाह साहब इस वक्त अपनी बात रख रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं खफा हूं इस बात पे कि जो वादे किए गए थे लोगों से, जिस बुनियाद पे हुकूमत बन गई, जो आपने एजेंडा सामने दिया, मंशूर आपने सामने लोगों के लिए रखा, फीसदी अभी तक मुकम्मल हुआ। और जाहिर सी बात है 2 साल गुजरने के बाद शायद 5% भी उसका अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। और अलमिया ये भी है कि जिस वक्त दफा 370 को तोड़ा गया, हमारे कुछ ऑनरेबल राज्यसभा मेंबर्स ने बाइकाट भी किया। और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि क्या वो बाइकाट उस वक्त उसके तोड़ने में था या उस 370 को बचाने में था। उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अवाम की खबर है उसमें कि जब आपको याद होगा, जब राज्यसभा के यहाँ पे मेंबर बनाने थे, बीजेपी का एक मेंबर बना, हालांकि उसके पास पोजीशन नहीं थे, 28 लोग थे। सजाद गनी लोन ने उस टाइम बाइकाट किया, और तब लोगों ने कहा कि अगर ये बाइकाट माना जाए तो ये मदद है बीजेपी की। लेकिन जिन्होंने पार्लियामेंट में जिन राज्यसभा मेंबर्स ने बाइकाट किया 370 के वक्त, वो रिप्रेजेंट कर रहे थे कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को, वो क्या माना जाएगा? क्या वो बीजेपी को मदद थी? ये सब चीजें जो अगर रूहुल्लाह के सामने आ रही है तो इससे लग रहा है कि जहनी कोफ्त है, इसको बंद कर दिया गया। और मैं अपने दोस्त ने जो बात कही कि शायद ये बात तब भी चल रही थी जब ये मेन कैंपेनर थे, और इसका शायद ये भी था कि ये दावेदार था तब मिनिस्ट्री का, अगर ये यहाँ पे होते, और ये दावेदार था शायद चीफ मिनिस्टरशिप का भी। और ये भी बातें कही जा रही कि अगर रूहुल्लाह को टेक्निकली यहाँ से बाहर किया गया, इसको पार्लियामेंट भेजा गया, ताकि ये यहाँ पे ये क्लेम न करे कि मैं दावेदार हूँ या हकदार हूँ चीफ मिनिस्टर बनने का। कहते हैं कि ये एक साजिश समझ लीजिए या एक मुश्तरका फैसला समझ लीजिए कि इसको किस तरह इस झुंड से बाहर रखें, ताकि कहीं ये झुंड के अंदर ही, हमारी मिनिस्ट्री के अंदर, हमारे एमएलएज के अंदर ही कहीं ऐसी बात ना करें जिससे हम कबल अज़ वक्त ही टूट जाए। टूटना तो है ही, क्योंकि जब लोगों के काम ना होए। मुझे एक चीज बताइए सनम साहब, मेरे दोस्त हैं, मुझे काफी एहतराम है इनका, कि जिन लोगों को कहा गया कि आपको रोजगार दिया जाए और रोजगार के लिए वो इंतजार कर रहे हैं, मान लीजिए आज अगस्त में वो ओवर एज हो गया, अब उसके पास कौन सा चांस बचा है? वो इंतजार कर रहा था, उसका 1 साल रहा था, 2 साल रहा था, हाईली क्वालिफाइड है, उसके बदले में आउटसोर्सिंग की जा रही है। क्या ये रूहुल्लाह के जहन में नहीं होगा कि आउटसोर्सिंग किन पोस्टों पे, जो वैकेंट पोस्ट है उन पे आउटसोर्सिंग की जाए? ये तमाम चीजें जब इसके दिमाग में गूंज रही हैं, स्टेज पे चढ़ा, तामीर तरक्की की बात की, रोजगार की बात की, मेरे दोस्त मोहतरम कह रहे थे जीएसटी की बात की, और जीएसटी दिया नहीं जा रहा है। इन तमाम चीजों को जोड़ने के बाद शायद इसके दिल में ये बात है कि मेरी वजह से धोखा हो रहा है कौम को, तो ये शायद यही सोचता। अगर इसको भी कहीं से डिक्टेशन होगी कि ये भी सवाल पार्टी बनेगी, यहाँ किस तर्ज में बनेगी, यहाँ से डिक्टेशन होगी, किस तरह का इनका मंशूर होगा, ये चीजें भी सामने आई। सर मैं जागीर साहब अब मैं मेरा इख्तिताम पजीर हो रहा है प्रोग्राम का। मैं जरा एक सवाल, जम्मू कश्मीर को एक लेबॉर्ट्री कहा जाता है, यहाँ बहुत से तजुर्बे किए जाएंगे। डॉक्टर शाह फैसल एक तजुर्बा था, गुलाम नबी आज़ाद एक तजुर्बा था, यहाँ पे और पॉलिटिकल पार्टीज एक तजुर्बा सबका था। क्या आगा रूहुल्लाह
तजुर्बा हैं या वाकई में ये दिल की ज़मीर की आवाज़ पे सामने आ रहे हैं और यहाँ की जो सिचुएशन है उससे तय नेशनल कॉन्फ्रेंस के रोल पे तय ये खुश नहीं हैं और फिर ये चाहते हैं कि कुछ भला हो, या ये किसी के एजेंडा पे काम कर रहे हैं। और दूसरी बात, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को समझ नहीं आ रहा है कि हमारे यहाँ आगे खाई पीछे कुआं डूब रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस। उमर अब्दुल्ला की यूजुअली एक बाप अपने बच्चों को विरासत में अच्छा देता है, उमर अब्दुल्ला उजड़ा हुआ नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बच्चों के लिए छोड़ के जा रहा है। साहब दो बातें कहूंगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस का हाल वही है जो कांग्रेस का है। केसी वेणुगोपाल और शिवराज जो उनका एनवायरमेंटल मिनिस्टर थे रमेश, वो ऐसे मशवरे देते हैं कांग्रेस में जिससे कांग्रेस डूब जाती है। और अनफॉर्चुनेटली उमर साहब ने ऐसे कोटियर्स बनाए हैं अपने इर्द गिर्द, जो 4-5 लोग उनके साथ घूमते हैं, घूमने जाते हैं, उमरा पे जाते हैं, मीटिंगों में जाते हैं, ट्यूलिप गार्डन में जाते हैं। वो है जो सिर्फ एक शॉर्ट साइटेड लोग हैं, उनका कोई पॉलिटिकल विजन नहीं है। तो नेचुरली वो वही करेंगे जो वो अभी कर रहे हैं। सेल्फ सुसाइड कहते हैं, दे विल कमिट एन सुसाइड एंड दे विल डाई अ नेचुरल डेथ। इसमें कोई नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के टुकड़े हो सकते हैं, क्योंकि मेरिटलेस मिनिस्टर्स एंड टिकट्स वेर गिवन एंड द डिजर्विंग पीपल हु वेर देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, उनको टिकट नहीं दी गई। लेकिन जब तक पार्टी में है तब तक पार्टी के डिसिप्लिन से चलना पड़ता है। रोला साहब के लिए बड़ा अच्छा ऑप्शन एक है, मुजफ्फर शाह साहब जो है, इतनी बुलंद आवाज है उनकी 370 के लिए, उनसे हाथ मिला ले। वो भी खानदान शेख खानदान के ही है, लेकिन है हाथ मिला के जंग जारी रखे। अगर उनको लगता है कि जो आपने कहा कि जमीर जिंदा है, सिर्फ जम्मू कश्मीर की लड़ाई के लिए वो लड़ रहे हैं, लेकिन किसी सियासतदान का इतना बड़ा जमीर नहीं होता है। आई मे बी रॉन्ग, लेकिन 90% जनरलाइज तो नहीं करूंगा, 90% सियासतदानों का जमीर उसी दिन मरता है जिस दिन वो नामजदगी के कागज पे साइन करते और झूठा डिक्लेरेशन देते कि हमारी दौलत है कितनी। 10% वो है तो अच्छी बात है, फिर अच्छे लोगों की तरह रहें और फाइट करें ना, उनको कुर्सी कुछ रिजाइन कर दे मेंबर पार्लियामेंट से और सड़कों पे उतर आए। और अगर उनके पीछे लोग आते हैं, आमना सदकना, लोग तो पीछे आईना दिखा दे उमर अब्दुल्ला को। यहाँ वो लोग तो, हमारे कहावत थी ना कि मरेगा भी तो पड़ोसी का ही बच्चा, अपना बच्चा ऐश करे। ये तो है, कोई पीछे नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया अमीन खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जागीर साहब, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगा रूहुल्लाह के हवाले से, क्या आगा रूहुल्लाह का इख्तलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमज़ोर कर रहा है? नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमज़ोर करने के लिए 2-3 लोग बैठे हैं, किसी और को कमज़ोर करने की जरूरत नहीं है। नंबर 1 पे उमर अब्दुल्ला खुद, नंबर 2 पे जिस तरह आमतौर पे परसों कुपवाड़ा में भी वो जो रिजनमेंट दिखाई नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलएज ने, नासिर असलम वानी का नाम खुल के अब लोग लेते हैं कि हारे हुए आदमी को आके उन लोगों को जिन्होंने लोगों ने सिलेक्ट किया है उनके सर पे बिठाया हुआ है। और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर हर छोटा बड़ा कहता है कि इस नेशनल कॉन्फ्रेंस को आग लगी है घर के चिराग से। नंबर 2 पे नेशनल कॉन्फ्रेंस में आगा रूहुल्लाह का, उमर अब्दुल्ला के बाद माफ़ कीजिएगा नासिर असलम वानी का नाम लिया जाता है, और नंबर 3 पे तनवीर सादिक का भी नाम लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि तनवीर सादिक का लोग नहीं कहते हैं। और फिर 1-2 खवातीन का नाम भी लिया जाता है। और बिल्कुल उसी तरह से कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को डुबोने में, नेशनल कॉन्फ्रेंस की हालत ज़ार को बिगाड़ने में ये 4-5 लोग ही ज़्यादा जिम्मेवार हैं। लेकिन अब इस पे बड़ी चोट जो है आगा रूहुल्लाह लगा रहे। आगा रूहुल्लाह खुद कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं वो तो वक्त ही फैसला करेगा। लेकिन आगा रूहुल्लाह के बयानात, आगा रूहुल्लाह के स्टेटमेंट्स, आगा रूहुल्लाह के इंटरव्यूज़, ये सब चीज़ें जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमज़ोर से कमज़ोर तर करती जा रही हैं। और इस सब के बीच में सवालात के कटघरे में आगा रूहुल्लाह भी है कि वो आगे क्या करेगा। कोई पार्टी बनाता है तो लोग उसको साथ नहीं आ सकते। तजुर्बा किया था कश्मीरियों ने, जो हमारे जो IAS हैं हमारे शाह फैसल पे, उसको डोनेशन भी किया था, सब कुछ किया था, लेकिन बाद में पता चला कि ये चलने वाला नहीं है यहाँ पे। और उसके बाद आगा रूहुल्लाह किसी और पार्टी में जाते हैं, अगर कांग्रेस में जाते हैं तो साफ जाहिर है दिल्ली कभी नहीं चाहेगी कि कांग्रेस मजबूत हो और दिल्ली फिर आगा रूहुल्लाह को सही तौर पे, बीजेपी में बात करूंगा, बीजेपी आगा रूहुल्लाह को चलने दे। ये कुछ सियासी तजनिकार बताते हैं। कुछ लोग PDP यहाँ पे अपनी पार्टी है तो वहाँ जाने का सवाल ही नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस में सारे दरवाजे उन्होंने कल के इंटरव्यू के बाद बंद कर दिए। और फिर PC में भी तो बिल्कुल सवाल नहीं है।
वहाँ जा ही नहीं सकते हैं। पीडीपी में जा सकते थे एक मीटिंग के बाद, लेकिन क्या आगा रूहुल्ला महबूबा मुफ्ती के अंडर, इल्तिजा मुफ्ती के अंडर काम करेंगे? शायद नहीं, क्योंकि जब कोई किसी का नाम ऊंचा हो जाता है, थोड़ा सा पब्लिसिटी ज़्यादा मिल जाती है, तो थोड़ा सा वो मैं हूं ना भी आ जाता है। तो मैं हूं ना जब आ गया तो क्या वहाँ पे काम करेंगे? तो अगर रूहुल्ला क्या करेंगे? कहीं वो अपनी सियासत पर भी कुल्हाड़ी तो नहीं मारे, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी तो नहीं मारे, और साथ साथ में नेशनल कॉन्फ्रेंस को हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, यही मामला तो नहीं है। मुद्दा इतना ही। ख्याल अपना रखिएगा। अल्लाह आपका मेरा सब करने के बानू। अल्लाह हाफिज़।